हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की जो वीडियो होने वाली है यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो वन लाइनर टॉपिक की वीडियो होने वाली है। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो। आज की वीडियो में पूरे आप 50 प्रश्नों को देखेंगे और पूरे 50 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आपको बता दें जितने भी 50 प्रश्नों को मैंने आज की वीडियो में संयोजित किया है उसमें से आपका लगभग मैं बता दूं दोस्तों 35 प्लस जो प्रश्न है वह प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और काफ़ी अच्छे और चुनिंदे प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है। तो अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है तो इसको हम लोग लेड सीसा पीवी के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे जो अखबार में विषैला तत्व होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, लेड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सिंबल पीवी या इसको सीसा भी कहीं कहीं पे हम लोग बोलते हैं। तो अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाएगा तो लेड। आगे चलिए आगे चलते हैं कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। यहाँ से मैं आपको दो प्रश्न बताता हूँ। एक तो प्रश्न ये है ना कि जो आपके भारत में जितने भी प्रदूषण संस्थाएं हैं या जो प्रदूषण मापने का कार्य करती है, ऐसे प्रश्न बना है। प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो प्रदूषण मापन का कार्य कौन सी संस्था करती है, ऐसे प्रश्न बना है। तो जो प्रदूषण मापन कार्य जो करती है ना, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड करती है। याद रखेंगे इसका जो कार्यालय कहाँ पे है तो नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे इसका जो कार्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में और यही है जो आपके प्रदूषण मापन का कार्य करती है। इसका जो संस्था का जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में है और केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1974 में। चलिए आगे अब हम चलेंगे, आगे हम प्रश्नों की बात करेंगे कि आपका 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो याद रखेंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपके केरल में है और याद रखेंगे यह हाथी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, हाथी के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आपको मैं यहीं पे बता दूं जो साइलेंट वैली, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए साइलेंट वैली कहाँ पे है दोस्तों। तो साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी कहाँ पे है तो दोस्तों ये भी आपका केरल में ही है। कहाँ पे दोस्तों, तो ये भी आपका केरल राज्य में ही है। केरल राज्य की जो आप लोग बात करेंगे दोस्तों, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। आपको एक बात और भी बता दे रहा हूँ, साक्षरता दर इसकी क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा है। और याद रखेंगे यहाँ की जो भाषा है वह मलयालम है। क्या है दोस्तों, मलयालम भाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे 4 नंबर की बात करेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया, कब लागू हुआ या कब बताया गया या कब ये जारी किया गया था। तो 1987 में। याद रखिएगा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित रखता है तो 1987 में यह लाया गया और ओजोन परत के संरक्षण के लिए। किसके लिए दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण के लिए लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको मैं यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। याद रखेंगे दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, संबंध किससे संबंध रखता है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैसों से। किससे दोस्तों, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ग्रीन हाउस गैसों से संबंध रखता है जिसका नाम है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बता दें यहाँ से जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में ये लाया गया और ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य था। और आपको बता दें ओजोन परत जो होती है ना, इसकी जो मोटाई होती है ना, याद रखेंगे ये कई बार प्रश्न बना है कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम नापते हैं किसमें दोस्तों, तो याद रखेगा उसको हम नापते हैं डाप्सन इकाई में। किसमें दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेगा, डाप्सन इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे मैं बता दूं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को। लगभग 2-3 बार ये चीज़ें बन चुकी है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे। आपसे मैं एक बात और प्रश्न आपको बता दूं कि जो ओजोन परत है ना, याद रखेंगे जो ओजोन परत है वह कौन से मंडल का हिस्सा है तो समताप मंडल का हिस्सा है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, समताप मंडल के लिए है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा है। ठीक है, ओजोन परत जो होती है ना वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की।
5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है। आपको बता दें सबसे ज़्यादा भारत में जो वन पाए जाते हैं ना, वन क्षेत्रफल पाए जाते हैं, याद रखें कौन सा ऐसा राज्य है जिसके क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा वन फैले हुए हैं, तो वह राज्य कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश है। कौन दोस्तों, मध्य प्रदेश। और सबसे कम की बात पूछे ना, याद रखेंगे कम की बात पूछे तो तुरंत आप लोग याद रखिएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल पर वन है, या वहाँ पे वन भी संख्या भी कम है। आगे चलिए हम बात करते हैं 6 नंबर की। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष के 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों, तो 21 मार्च को मनाते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, 22 मार्च से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो याद रखेंगे जल दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं दोस्तों, तो जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि 22 अप्रैल की आप बात करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तो याद रखेंगे जो 22 अप्रैल है ना, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या दोस्तों, 22 अप्रैल को। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 22 मई के बारे में पूछे तो 22 मई को क्या मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस आपका मनाते हैं दोस्तों 22 मई को। कब मनाते हैं प्यारे, 22 मई को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट डेटों में तो आपको बता दिया ना, 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यहीं पे मैं बता दूं 16 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं, तो याद रखेंगे उस वर्णक का नाम क्या है, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं वह हरे भरे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा। और जो पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और जो पौधे की जड़ें होती है ना, ये आपके पृथ्वी से क्या प्राप्त करती हैं दोस्तों, तो खनिज पदार्थ प्राप्त करती हैं जड़ें। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। 8 नंबर की बात करते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। और कब मनाया जाता है, तो 5 जून 1973 को मनाया गया था। इसी एवज में और इसी के उपलक्ष्य में या इसी के कारण हर वर्ष के 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और पहली बार 1973 में यह प्रक्रिया या मनाने का कार्य किया गया था। चलिए आगे चलेंगे, हम बात करेंगे 9 नंबर की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 9 नंबर कह रहा है कि रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है। तो आपको बता दें जो ब्लड कैंसर है, रक्त कैंसर है, वह बेंजीन के कारण होता है। बेंजीन एक ऐसा रसायन है जिसके कारण रक्त कैंसर देखने को मिलता है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं 10 नंबर की। जो आपका सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सरिस्का नेशनल पार्क हो गया, चाहे आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है, तो आपका उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है फूलों की घाटी उत्तराखंड। इसके बाद आपसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी आपका है उत्तराखंड में ही। यहाँ पे मैं एक बात और बता दे रहा हूँ दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, आप लोग इसको याद रखेगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे है दोस्तों, उत्तराखंड में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करा है, शांत घाटी जिसको साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे दोस्तों, तो केरल में है। कहाँ पे है दोस्तों, केरल में है। और याद रखेंगे जैव विविधता कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आपसे एक प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों, जैव विविधता। तो जैव विविधता जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वह शांत घाटी में ही पाई जाती है। और शांत घाटी कहाँ पे है दोस्तों, तो शांत घाटी आपके केरल राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी अवस्थित है केरल में। और जैव विविधता भी पूछे कहाँ पे पाई जाती है, पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर की बात बता रहा हूँ, तो ये आपका कहाँ पे दोस्तों, केरल में। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 13 नंबर की। 13 नंबर है दोस्तों, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। याद रखेंगे इसकी जो स्थापना 1961 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और यहीं से मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, आप बताइएगा हमको LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यहीं पे मैं बता रहा हूँ CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। CO का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड
ऑक्साइड गैस होता है। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनको मैं आपको बता रहा हूँ। CO2 पूछे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। यहाँ पे मैं एक और बता रहा हूँ, MIC का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपका जो ये आपके पर्यावरण अध्ययन से कई बार इससे रिलेटिव प्रश्न बन चुके हैं, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, भोपाल गैस त्रासदी। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई थी। और यह कौन से गैस के रसायन के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखेंगे, इसी का फुल फॉर्म है। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कराए कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो वन्य जीव, याद रखेंगे, वन में निवास करने वाले जितने जीव हैं उन पर शिकार करने से रोक लगाई गई और इसी के एवज में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया, जो कब लाया गया दोस्तों, 1972 में लाया गया। कब लाया गया दोस्तों, 1972 में। याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर से जरूर आप वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों को शेयर करके हमारी क्या करिएगा दोस्तों, मदद भी करिएगा। क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये मेहनत केवल आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो के व्यू बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक बहुत कम मात्रा में आता है। तो आप लोग चाहते हैं कि केवल कम समय में ऐसे वीडियो मिले जिससे आपका एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हों। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे हौसला को उजागर कीजिए, जिससे मैं आपको हर रोज़ एक नई वीडियो लाता रहूं। चलिए, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों 15 नंबर की। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय गैंडा कहाँ पे संरक्षित है। याद रखेंगे दोस्तों, ये भारतीय गैंडा है। तो भारतीय गैंडा कहाँ पे संरक्षित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बने हैं, 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक सींग वाला गैंडा, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा अगर आपसे पूछे एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे है, तो याद रखेंगे एक सींग के गैंडे के लिए जो संरक्षित अभ्यारण्य है वह काजीरंगा नेशनल पार्क है। और आपसे पूछे कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे एक सींग वाले गैंडा आपके जो असम में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पे मिलते हैं एक सींग के गैंडे। आगे चलिए चलते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंध रखता है। रेड डाटा बुक, रेड किसका चिन्ह होता है, तो खतरा का होता है। किसका होता है दोस्तों, खतरा का होता है, ये आपको पता भी है। तो जो रेड डाटा बुक है ना, वह खतरे से है। इसमें किस चीज़ का खतरा है, तो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए जो जीव हैं, वे जीव जिनका हमारे समाज से या हमारे पर्यावरण से जिनका विलुप्त हो रहे हैं, जिनका जीवन विलुप्त हो रहा है, उसका हम संबंध रखते हैं रेड डाटा बुक में। उसमें हम उसको दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद उस जीव को बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं, तरह तरह के उपाय हम निदान ढूंढते हैं कि वह जीव हमारे पर्यावरण से, हमारे समाज से विलुप्त कगार पर न जाए। तो रेड डाटा बुक पूछे तो तुरंत आप बताइएगा, विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए जीवों का इसमें एनालिसिस किया जाता है, डाटा रखा जाता है या अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 17 नंबर की। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न ही है कि जो आपके 16 घास के स्थल हैं वो पश्चिमी घाट में देखने को मिलते हैं। आगे चलिए हम 18 नंबर की बात करते हैं, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। तो याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी, इसको ध्यान रखते रहिएगा। चलिए अब हम आगे चलेंगे, 19 नंबर की बात करेंगे। 19 नंबर कह रहा है कि घरेलू मवेशियों तथा भेड़ किस हरित गृह गैस, जिसका नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, CNG के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होती है। CHG नहीं है दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका CNG। याद रखेंगे दोस्तों, ये CNG होगा। तो याद रखेंगे, जो घरेलू मवेशियाँ होती है, मवेशिया का मतलब जैसे गाय भैंस हो गई, तो उनके खुर से या उनके जो जुगाली करती हैं, जिनको हम पगुरी बोलते हैं, उनके मुख से एक गैस निकलती है जिसको हम लोग हरित गृह गैस के नाम से जानते हैं। और वह कौन सी गैस होती है, तो वह मेथेन होती है, मीथेन होती है, CH4 इसको बोलते हैं। या आप लोग एक बात और याद रखिएगा, धान के खेत से, आपको मैं एक बात बता दूं, धान के खेत से या आपका गन्ने के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो गन्ने की खेत या आपका धान की खेत, दोनों खेतों से आपकी निकलती है मेथेन गैस। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की कि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्ष में जो वृक्ष की सूची निकाली गई, उसमें कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको वृक्ष के क्षेत्र से या वृक्ष के अंतर्गत से निकाल दिया गया। याद रखेंगे, तो बांस था। बांस आप लोग देखे भी होंगे। बांस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बांस को हम लोग झाड़ी में अब रखे हैं, बांस अब वृक्षों में नहीं आता, बांस को हम लोग झाड़ी में रख दिए हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा
कि अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिलती रहे तो आपको इस व्हाट्सअप नंबर 6388467911 पे आपको व्हाट्सअप करना होगा और व्हाट्सअप में आपको लिखना होगा पीडीएफ और आपको वहां से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जो अभिषेक एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको जोड़ भी दिया जाएगा, जिससे आपको हर वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। चलिए आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों 21 नंबर की। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक होता है, तो क्लोरोफिल निर्माण में क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक तत्व जो होते हैं वह मैग्नीशियम होते हैं। आपको बता दें जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है ना, याद रखेंगे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है ना उसमें आपके मैग्नीशियम तत्व अर्थात Mg पाया जाता है या Mg उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया या कब लागू हुआ? तो 1986 में। कब दोस्तों? तो 1986 में लागू हुआ था। आगे अब हम बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वनस्पतियों के सड़ने, याद रखेंगे वनस्पतियों के सड़ने, दलदली भूमि, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मैंने तो अभी आपको बताया मीथेन गैस निकलती है। जहाँ पे दलदल हो, जहाँ पे सड़न गड़न हो वहाँ पे मीथेन गैस निकलती है। आगे चलिए 24 नंबर की बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसको MAB बोलते हैं की शुरुआत कब की गई थी? तो 1971 में की गई थी। चलिए आगे अब हम चलेंगे, बात करेंगे 25 नंबर की कि धुएं से आंखों में जलन पैदा किस कारण से होती है? तो जो आप लोग के धुएं होते हैं ना, धुओं से आंखों में जो जलन पैदा होती है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। या आपसे पूछे जो वाहन के साइलेंसर से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसके कारण भी आंखों में जलन होती है। चलिए आगे चलते हैं, 26 नंबर की बात करते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे ही नहीं, पूछ चुका है, ठीक ना, तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे जुलाई का प्रथम सप्ताह। इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है कि जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है ना, याद रखेंगे यह वन महोत्सव दिवस के रूप में ही मनाते हैं, क्योंकि सरकारों द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा इस सप्ताह में अधिक से अधिक वृक्षारोपण की योजनाएं चलाई जाती है। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के 1 जुलाई को मनाते हैं वन महोत्सव दिवस। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। तो याद रखेंगे जो पेड़ पौधे की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है या इसके लिए आवश्यक तत्व कौन होता है? तो पोटेशियम होता है। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है इसके लिए आवश्यक तत्व होता है वह पोटेशियम होता है। इसको हम K से दर्शाते हैं। चलिए 28 नंबर की बात करते हैं। प्रकाश द्वारा पौधे में निर्माण होता है। तो जो सूर्य की, याद रखेंगे जो आपका वायुमंडल है इसमें प्रकाश, इसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछे तो क्या है दोस्तों? सूर्य की प्रकाश किरणें या सूर्य है। तो प्रकाश द्वारा पौधे में निर्माण होता है किसका? तो विटामिन ए एवं कैरोटीन का। किसका दोस्तों? विटामिन ए एवं कैरोटीन का निर्माण होता है प्रकाश द्वारा पौधे के निर्माण में, ठीक ना, पौधे में निर्माण होता है। ये चीज़ें याद रखेंगे। पत्तियों के उनके संग्रहण केंद्र बोली जाती हैं पत्तियां या तना। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन कराए, खेती की सबसे प्राचीन प्रणाली कौन सी है? आपको पता भी है, झूम खेती। झूम खेती कहाँ पे होती है? तो भारत के पूर्वी जो पूर्वोत्तर इलाके हैं जैसे मेघालय हो गया, तो ये सभी जगहों पे आपके क्या होती है दोस्तों? झूम खेती होती है। तो सबसे प्राचीन खेती के रूप में आप लोग प्रणाली देखेंगे तो झूम खेती हो गई, बेवार हो गया, पांडु कृषि हो गई, ये आपके प्राचीन प्रणाली है कृषि करने की। चलिए 30 नंबर की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपको मैंने बता दिया शांत घाटी या इसको साइलेंट वैली बोलते हैं। कहाँ पे दोस्तों? केरल में। यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, बता चुका हूँ। ओजोन O3 दोस्तों याद रखेंगे ओजोन को दर्शाते हैं O3 से। तो O3 की सांद्रता मापने की इकाई क्या होती है? तो याद रखेंगे O3 की जो सांद्रता नापते हैं और डाप्सन इकाई में नापते हैं। जो याद रखेंगे जो ओजोन परत होती है समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल के हिस्सा होती है और उसी में एक लेयर होती है। उसी लेयर को हम लोग नापने का काम करते हैं डाप्सन यूनिट में या इकाई में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ हुआ? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना जो लागू हुआ, जो परियोजना प्रारंभ हुई दोस्तों 2006 में। और आप लोग सिंपल बात जान ही सकते हैं कि गिद्धों के संरक्षण के लिए यह लाई गई थी दोस्तों। याद रखेंगे लाल दवा से गिद्धों मर जाते थे। जो लाल दवा होती थी यह पशुओं को दी जाती थी और जब पशु मर जाते थे तो पशुओं को खुले में छोड़ दिया जाता था और जो उनको गिद्ध या अन्य जीव खाते थे तो मर जाते थे,
उनके सेहत के लिए हानिकारक थी, तो गिद्ध संरक्षण परियोजना लागू किया गया 2006 में, जिसमें मरे गए जीव जंतुओं को खुले में न छोड़ा जाए, जिनको लाल दवा दी गई हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 34 नंबर की बात करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस, आपको बता दिया विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 36 नंबर की बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है दोस्तों वो भोपाल में। कहाँ पे दोस्तों? भोपाल में। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे कम वनावरण कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे भारत में सबसे कम भूभाग पे वनावरण कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो हरियाणा राज्य में। यहाँ पे कृषि सब ज़्यादातर भूभाग पे कृषि होती है। आगे देखते हैं 38 नंबर की बात करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। कब दोस्तों? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और याद रखेंगे दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के 27 सितंबर को। कब दोस्तों? 27 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। 40 नंबर की बात करते हैं। विश्व वन्यजीव कोष, याद रखेंगे दोस्तों WWF, जी ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, याद रखेंगे, का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो पांडा है। क्या है दोस्तों? पांडा है, याद रखेंगे। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में कौन से जीव को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया है। ये बातें याद रखिएगा। आपसे प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में कौन से जीव को लिया गया है? तो जो ये संस्था है ना, वह एक पांडा जीव है ना, उसको लिया है प्रतीक के रूप में, जो ज्यादातर चीन में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे 41 नंबर की। 41 नंबर का रहा है दोस्तों, याद रखें, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव के वृद्धि के कारण नष्ट हुई है? तो याद रखेंगे, जो आप लोग देखेंगे, आपको एक बात बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल का संकट किसे बोलते हैं? तो जलकुंभी को बोलते हैं। और हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि के कारण नष्ट हुई है? तो याद रखेंगे वह जलकुंभी। जलकुंभी क्या होती है दोस्तों? यह जल के ऊपरी सिरों पे फैल जाती है और याद रखें जितने भी जीव जंतु होते हैं नीचे नष्ट हो जाते हैं, उनको ऊपर का ऑक्सीजन का अनावरण को रोक देती है। और याद रखेंगे जलकुंभी जो होती है वो मच्छरों का घर भी बोली जाती है, याद रखेंगे। तो आपसे प्रश्न बन सकता है पश्चिम बंगाल के संकट किसे बोलते हैं? ये भी चीज़ आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल का संकट, पश्चिम बंगाल का जो संकट है दोस्तों, वह जल संकट जो जलकुंभी को बोलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। चलिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट बोलते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे, हम 43 नंबर की बात करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम किसने पारिस्थितिक स्तूप परिकल्पना प्रस्तुत की थी? तो याद रखेंगे सर्वप्रथम जो आपका पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना जो प्रस्तुत की थी वह चार्ल्स एल्टन थे। आगे देखते हैं 44 नंबर की बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वन झील तुर्की में, याद रखेंगे। सर्वाधिक लवणता, लवणता का मतलब हुआ दोस्तों NaCl की मात्रा। कहाँ पे पाई जाती है? तो वन्य झील तुर्की में पाई जाती है। और याद रखेंगे, अगर आप लोग इधर देखेंगे ऑप्शन में, आपको अगर मृत सागर देना तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा लवणता देखने को मिलती है, याद रखेंगे। 1000 ml जल में जो 700 भाग होती है ना, वह NaCl का होता है। 700 भाग, याद रखेंगे दोस्तों, 700 भाग जो होता है ना, वह NaCl का होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्या कह रहा है? 45 नंबर की हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखेंगे जो ये है दोस्तों ओस्लो में, जो नॉर्वे में पड़ता है, नॉर्वे, ओस्लो नॉर्वे में, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचक, याद रखेंगे, इसका pH मान से हम याद रखते हैं, जिसका pH मान क्या होता है दोस्तों? 5.2 से कम होता है जिस जल का, उसको हम लोग अम्लीय वर्षा का नाम दे देते हैं जब वर्षा होती है तो, ठीक है। चलिए 46 नंबर की बात करते हैं। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की जो सिटी है दोस्तों, याद रखें, कोलकाता को कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो याद रखेंगे चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन, याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट हुआ आपको ये बताना है दोस्तों। तो जो चिपको आंदोलन है वह उत्तराखंड से, कहाँ से दोस्तों? उत्तराखंड का चमोली जिला का रेड़ी गांव, याद रखिएगा। और यहाँ पे पेड़ों को काटने के लिए जो वहाँ की जनजातियाँ थी, जब लकड़हारे लोग पेड़ को काटने आते थे तो वहाँ की जनजातियाँ उस पेड़ से चिपक जाती थी। उनका कहना था कि पेड़ ही हमारा जीवन
संबंध है, अगर पेड़ काट रहे हो उससे पहले मुझे काटो, पेड़ को ना काटो। तो यही था दोस्तों चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड के रेणी गांव के चमोली जिला के रेणी गांव से स्टार्ट हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। आपसे मैं पूछूं कि आप हमको बताइएगा अपिको आंदोलन का संबंध किससे है। तो अपिको जो आंदोलन है ना, ये भी पेड़ को कटने से बचाने के लिए स्टार्ट हुआ था, और कहाँ से हुआ था, तो कर्नाटक राज्य से ये संबंध रखता है। चिपको आंदोलन भी पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, और अपिको आंदोलन भी पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ही स्टार्ट हुआ था। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे 48 नंबर की। 48 नंबर कह रहा है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है दोस्तों। तो याद रखेंगे रामसर सम्मेलन का जो संबंध है वह आर्द्र भूमि से है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करेंगे 49 नंबर की। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जो जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2002 में लागू हुआ था, इसको याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखेंगे 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। याद रखेंगे दोस्तों, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, 50 नंबर की बात करते हैं। स्टोन कैंसर, इसको हम बोलते हैं स्टोन लेप्रेसी, जैसे खतरे का प्रमुख कारण क्या होती है, तो याद रखें स्टोन कैंसर उत्तरदायी होती है अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा किस उत्तरदायी जो आपका रसायन है SO2 होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी आपका बन चुका है। तो स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण अम्लीय वर्षा होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों याद रखेंगे 50 प्रश्नों को मैंने बहुत कम समय में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, और याद रखेंगे वीडियो को आप दोस्तों को शेयर करके हमारी मदद करिएगा। और चैनल पर अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।